गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सरता एंड वेलकम टू श्रेष्ठ अकेडमी। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जो वर्तमान में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या ये पहली बार इस व्यवस्था को हमारे देश में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? क्या ये व्यवस्था दूसरे देशों में भी लागू है या पहली बार कुछ अनोखी व्यवस्था है जिसको हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? यदि इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसके पक्ष में तर्क क्या दिए गए हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, और केंद्र सरकार यदि इसे लागू करती है तो उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आज स्टार्ट करते हैं अपना वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे देश में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए एवं सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक ही समय पर कराना है। फ्रेंड्स, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है, किसी ना किसी स्टेट में विधानसभा इलेक्शन चलते ही रहते हैं। इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अभी इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही जा रही है कि यदि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को हम एक साथ करा देते हैं तो इससे समय में बचत होगी, हमारा जो टाइम है वो बचेगा और हम अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, ये देखने के लिए कि इसकी व्यवहारिकता क्या होगी। यदि इस व्यवस्था को देश में लागू किया जाता है तो किन चुनौतियों का सामना करना होगा, क्या यह कितना व्यवहारिक वर्तमान में है और इसके लाभ क्या होंगे, हानि क्या होंगी, इस सभी चीज़ों पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 18,626 पेजों की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने, इन्होंने 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी थे। 18,626 पेजों की रिपोर्ट में इसके जो व्यवस्था है इसकी व्यवहारिकता को जांचने हेतु रिपोर्ट पेश की गई और वहीं सितंबर 2023 में इस समिति का गठन किया गया। मार्च 2024 में इस रिपोर्ट को हमारी वर्तमान राष्ट्रपति को सौंपा गया और वहीं सितंबर 2024 में इस रिपोर्ट को अप्रूवल मिल गया। 62 राजनीतिक पार्टियां थीं जिसमें से 32 राजनीतिक पार्टियों ने इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए, वहीं 15 पार्टियों ने इसके विपक्ष में अपने तर्कों को रखा। जिसके 8 सदस्य थे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जिस व्यवस्था को लागू करने के लिए बात की जा रही है और जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है वो व्यवस्था पहले ही हमारे देश में लागू थी। वो भी जब देश का पहला चुनाव हुआ था 1950 में, जब संविधान लागू कर दिया गया और 1951-52 में जब पहली बार इलेक्शन हुए तब ये व्यवस्था लागू थी, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराया जाता था। वहीं इस व्यवस्था को 3 चुनावों के लिए जारी रखा गया। पहला 1957, 1962, 1967 में इसके अगले 3 चुनावों को इसी व्यवस्था के तहत किया गया। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आने के कारण इस व्यवस्था को भंग कर दिया गया। उसके बाद वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा आदि जो हमारे राज्य हैं उनका इलेक्शन भी विधानसभा का जो इलेक्शन है वो लोकसभा के साथ कराया जाता है। वर्तमान में ऐसे कई देश हैं जहां यह व्यवस्था लागू है, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन एंड दक्षिण अफ्रीका। 1999 में बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले भारतीय विधि आयोग ने भी इसकी व्यवहारिकता को जांचने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में भी भारतीय विधि आयोग ने इसकी व्यवहारिकता को जांचने हेतु अपनी रिपोर्ट को पेश किया। नेक्स्ट है, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो उससे होने वाले लाभ क्या होंगे। उसके पक्ष में जो तर्क हैं वो इस तरीके से हैं। सार्वजनिक धन की बचत होगी। सबसे पहले जो है सार्वजनिक धन की बचत देखी गई है। विकास गतिविधियों को तीव्रता मिलेगी, काले धन पर रोक होगी, राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी आएगी, राजनीतिक स्थिरता आएगी, मतदाता की भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक एकता अखंडता कायम रहेगी।
और यदि इसको लागू किया जाता है इस व्यवस्था को, तो सामने होने वाली चुनौतियां क्या होंगी? जैसे हम सभी जानते हैं, भाग 1 में अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। जहां भारत को राज्यों का संघ कहा जा रहा है, आपको पता है यदि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन को अभी करवाया जाता है तो कई सारी विधानसभाएं होंगी जिनके कार्यकाल को घटाया और बढ़ाया जाएगा, और ये संघवाद पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। वहीं ये लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आर्टिकल 83 में लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल जो 172 उसमें विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन किया है। यदि यह व्यवस्था लागू की जाएगी तो संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्टिकल 371 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। यदि इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसके जो जिन राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है उनके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। वहीं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार घटाया और बढ़ाया जाएगा। सामाजिक जागरूकता की कमी है। अभी हमारे समाज में इलेक्शन को लेकर यदि व्यवस्था लागू की जाती है तो जन जागरूकता फैलानी पड़ेगी, सामाजिक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। चुनावी अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की कमी है हमारे यहाँ पे। जैसे उस टाइम पे जब इलेक्शन हुए तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। वर्तमान में हम विश्व में दूसरे नंबर पे, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं। यदि इतने सारा जो जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, अगर ये इस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है एक साथ, तो सबसे पहले हमें इतनी सारी ईवीएम मशीन्स की ज़रूरत होगी, हमें वीवीपैट की ज़रूरत होगी, प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत होगी, सुरक्षा बलों की ज़रूरत होगी। तो ये मैनेज कैसे होगा, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? जवाबदेहिता में कमी आएगी। हम सभी जानते हैं यदि इलेक्शन एक साल में हो रहे हैं तब हमारे जो जनता है, जनता के प्रतिनिधि आपस में आके मिलते हैं और कई सारी समस्याओं पे डिस्कशन होता है और उसका समाधान निकाला जाता है। कई सारी योजनाओं को भी लागू किया जाता है। वहीं यदि जनप्रतिनिधि 5 साल बाद जनता के पास आके मिलते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा मतलब गड़बड़ होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, चीज़ों को ख़राब होने की ज़्यादा गुंजाइश बचेगी और वहीं जवाबदेहिता में थोड़ी कमी आएगी। राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति बनाना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं इस व्यवस्था के विपक्ष में। तो उनके जो तर्क हैं वो भी काफ़ी तार्किक हैं, काफ़ी सही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब कुछ भी एवं कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। उनके जो तर्क हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉजिक रखती हैं, है ना। तो राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति बनाने में थोड़ी मुश्किल आएगी और संवैधानिक जटिलता का भी हमारी सरकार को सामना करना होगा। सो फ्रेंड्स, आगे की राह में हम ये देखेंगे कि जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विधिवेत्ता हैं, और सबसे बड़ी बात, जब बात आन खड़ी होती है केंद्र और राज्य के संबंध पर, संघवाद पर, संविधान के मूल ढांचे पर, तब हमारी आती है सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम अथॉरिटी, हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारी जो मुख्य न्यायाधीश है, हमारी जो न्यायपालिका है, उसका निर्णय क्या होगा, इसके पक्ष में होगा और इसके विपक्ष में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो अपडेट है, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये सारे जो टॉपिक है इस पर जो भी आगे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ आगे कंटिन्यू शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज।